मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जे और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इसमें से और केमिकल इक्विलिब्रियम में से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मीनिंग होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग है इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन। मतलब जो भी आपके केमिकल रिएक्शन है उनको हमने इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में डिस्कस करना। जो भी हम यहाँ पे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उनको हम स्टडी करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of physical chemistry which deal with conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम डील करेंगे कि हाउ chemical energy will be converted into electric energy and electric energy will convert into chemical energy. It is also deal with conductance of solution. इसमें भाई हम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस से भी डील करेंगे, ठीक है। तो जनरली जो भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है भाई, उसमें इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रो केमिकल सेल क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, उसमें जिस जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सेकंड हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा वो कंडक्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेल, तो यहाँ पे जो सेल होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे
इनमें बहुत सारी कॉलम जो भी आती है उस सब डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सेल in which a spontaneous redox reaction occur due to which chemical energy can be converted into electrical energy। ये क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, और जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करें तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, तो ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और क्या बोला? केमिकल एनर्जी will be converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम बाहर से एक्सटर्नल करंट की सप्लाई करके इसको स्पॉन्टेनियस बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी यहां पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है? सेल in which a non-spontaneous redox reaction occur which can be converted into spontaneous reaction by supplying electricity, which can be converted into spontaneous reaction by supplying electricity and conversion of electrical energy into chemical energy and conversion of electrical energy into chemical energy, ठीक है। तो पहले बात, ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। और क्या होता है भाई इसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है, कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। तो आपसे एमसीक्यू टाइप में ये पूछा जा सकता है, कोई चार ऑप्शन उठा के रखते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम एक्सटर्नल सप्लाई से करंट पास करते हैं, तब जाके इसको स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई?
ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले भाई हम यहाँ पे देखेंगे एनोड, कैथोड। तो एनोड क्या होता है भाई? एनोड इज इलेक्ट्रोड at which oxidation takes place। और कैथोड इज इलेक्ट्रोड at which reduction takes place। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हम ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन में अगर मेरे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल्स, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल। सेकंड, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड जो होता है वो आपका नेगेटिव। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन साइन कन्वेंशन दोनों के डिफरेंट है, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे और भी ज्यादा डिटेल में। ठीक है, एक और चीज होती है मेटालिक रॉड। तो मेटालिक रॉड क्या होती है? ये भी एक रॉड होता है which is immersed in an electrolytic solution and conduct electricity। ये तो मेटल का रॉड बना होता है और इसको हम फीड करते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए, पूरे चैप्टर में ये बार-बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एनोड वो टर्मिनल होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन का मतलब इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़िए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड वो टर्मिनल होता है जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीजें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बैलेंसिंग सब वहां पे सीख चुके हैं। वो सारा जो भी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम और मोल 2 में सीखा है वो यहाँ पे आपका यूज होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक है इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल्स।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले क्या किया साइंटिस्ट ने, आपने भी कोई वो एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा। एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को पानी में मिला, मतलब एक्वस कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बना दिया, और इसके अंदर जो आपका जिंक मेटल होता है उस जिंक मेटल की रॉड को डीप कर, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें। तो क्या किया गया, when an zinc metal is dipped in an aqueous copper sulfate solution, then following are observed। जब वही एक एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डीप किया गया, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करा साइंटिस्ट ने, कुछ एनालिसिस किया इसका। क्या एनालिसिस किया कि आपका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ये किस कलर का होता है। आप लोग भी कहते हो कि लैब में अगर आप लोगों ने कभी किया होगा, कॉपर सल्फेट के थोड़े से क्रिस्टल ले लो, उसको पानी के अंदर जैसे आप लोग मिलाएंगे वो ब्लू कलर का क्रिस्टल बनता है। कौन से कलर के क्रिस्टल बनाता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर, आपने इसके अंदर जिंक रॉड को क्या कर दिया, डुबो के रख दिया, डीप करके रख दिया। तो क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने यहाँ पे कि ये जो आपका जिंक का रॉड था, इसका वेट जो स्टार्टिंग में वेट किया गया, और जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया तो देखा गया कि जिंक रॉड का जो वेट था वो डिक्रीज हो चुका, जिंक रॉड का जो वेट था वो डिक्रीज हो चुका था। इसका मतलब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह निकल रहे होंगे, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसका जो वेट है वो क्या हो रहा था, वो क्या हो गया था, कम हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये फेड हो गया, कलरलेस हो गया, और इसके बॉटम पे यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट इकट्ठे हो, ऑब्जर्व किए गए। रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट यहाँ पे बॉटम के अंदर बहुत सारे प्रेसिपिटेट इकट्ठे हो गए, और ये जो आपका बीकर था इसका जो टेम्परेचर था ये क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। कैसे पता चला, आप बीकर को हाथ लगाएंगे तो गर्म हो गया होगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जर्व करा साइंटिस्ट ने, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन थी कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज, जो जिंक रॉड थी उसका वेट क्या हो रहा था, कम हो रहा। सेकंड, जो आपका सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो भी धीरे धीरे फेड हो गया, तो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन और क्या ऑब्जर्व किया गया, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट,
ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। क्लियर है? तो इसका मतलब ये तो था मेरा स्टार्टिंग में। आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ यहाँ पे, टेम्परेचर के लिए यहाँ पे भी थर्मामीटर को भी डीप कर दिया गया। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे क्या सीन क्रिएट हो गया, ये जो आपका सॉल्यूशन था ये कैसा हो गया, कलरलेस। और इसके बॉटम में रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट इकट्ठे हो। ठीक है, ये किसका सॉल्यूशन था आपका, एक्वस CuSO। और ये जो आपने इसमें जिंक का रॉड किया गया था, ये जिंक का रॉड कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये था बिफोर रिएक्शन, दिस इज आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा होगा यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शन में हमने बोला कि जिंक रॉड का वेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो जिंक था ये आपका सॉलिड रॉड था, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह निकल गए होंगे, तो इसलिए इसका जो वेट है वो कम हो गया। और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट एट बॉटम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उस Cu+2 ने क्या करा, इन दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने रिलीज करे तो उनको गेन कर दिया और यहाँ पे डिपॉजिट करता गया कॉपर सॉलिड। ठीक है, जिसका कलर किस नेचर का हो गया, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अगर हम देखें तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन और इसको बोला जाएगा रिडक्शन। और अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। मैंने बोला था फुल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, हाफ रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 give Zn+2 प्लस Cu। और इस रिएक्शन का नाम दिया गया स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि दो स्पीशीज है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन में दो स्पीशीज होती है, एक जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरा जिसका रिडक्शन हो। तो ऐसी दोनों स्पीशीज जिनका रिडक्शन भी हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, उन दोनों को हमने एक ही कंटेनर के अंदर रखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी आपका हीट टेम्परेचर बढ़ रहा, मतलब क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी। अब ये जो हीट है ये तो क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है इसको कैसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जाए, इसका कैसे यूज किया जाए, इसको कैसे रिएक्शन में यूज किया जाए।
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो भी दोनों स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था उनको सेपरेट कंटेनर के अंदर ले लिया। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हीट रिलीज हो रही थी वो तो भी वेस्ट हो जा रही थी। इसको कैसे यूजफुल वर्क में यूज किया जाए इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जो दोनों स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था उसको सेपरेट कंटेनर में ले लिया। ठीक है, तो इसको बनाइए, फिर हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाद में कैसे किया जाए, तो उसको हम देखते हैं। तो इसको बना लीजिए। ठीक है, तो भाई अपने पास है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, दो सेपरेट कंटेनर लिए। ठीक है, दो सेपरेट कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में उन्होंने मान लीजिए एक्वस जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और इसमें जिंक रॉड डीप कर दिया। और इसमें मान लीजिए कॉपर का रॉड लिया जाए और कॉपर का रॉड लिया गया और इसको कौन से सॉल्यूशन में डीप किया गया, एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इस कॉपर रॉड को डीप कर दिया। ठीक है, जो काम पहले हम एक कंटेनर में कर रहे थे अब हम दो बीकर ले लिए। ठीक है, मान लीजिए दो बीकर ले लिए, एक बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, उसमें जिंक की रॉड को डीप कर दिया, दूसरे में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, उसमें कॉपर की रॉड को डीप कर दिया और इनको भाई दोनों रॉड को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर। ठीक है, ये वायर कैसी है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा बल्ब है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, ये जो आपके पास जिंक की रॉड, ये जिंक की रॉड क्या कर रही है, मान लीजिए सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 छोड़ रहा है,
सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है भाई, ये जिंक Zn+2 को छोड़ रहा है और रॉड के अंदर किसको छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ये जो जिंक की रॉड है, जब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मान लीजिए वायर के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो जब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये जो जिंक की रॉड थी ये सॉल्यूशन के अंदर किसको छोड़ रहा है, Zn+2। रॉड के अंदर किसको छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये कहाँ पे छोड़ रहा है भाई, इनटू रॉड। ठीक है, तो इसका मतलब ये रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तो रॉड के ऊपर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे एंटर हो। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है आपका, Cu+2। ठीक है, तो ये Cu+2 क्या कर रहा है, ये Cu+2 इस रॉड में से इन दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और रॉड के अंदर किसको डिपॉजिट कर रहा है, Cu+। तो ये Cu+2 इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu+ यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है रॉड के, Cu सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था इनिशियल, तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर किसका सॉल्यूशन था, जिंक सल्फेट का। तो इनिशियल हमारे पास Zn+2 की कंसंट्रेशन SO4 की कंसंट्रेशन इक्वल थी। ठीक है, मतलब हमारा सॉल्यूशन का नेचर क्या था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्या नेचर था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट। तो जितना कॉपर का कंसंट्रेशन था, इनिशियली बात कर रहा हूं मैं, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, उतना ही कंसंट्रेशन सल्फेट का। इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी हमारा स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जिंक सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 छोड़ रहा है, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। क्या होगा, व्हेन ये जिंक सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस में Zn+2 छोड़ दे, Zn+2 छोड़ दे एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सॉल्यूशन। जब हमारा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब कंटिन्यू चलता जाएगा, तो जिंक जो है सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 छोड़ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें Copper+2 रॉड में से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या होगा, अगर ये एक्सेस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉपर Cu+2 का कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉल्यूशन बन गया हमारा
पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया हमारा नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। और ये रॉड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देखिए रॉड के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन बन गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी रॉड के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब आप लोगों को आपके सिलेबस में आप लोगों ने पेंसिल सेल अगर देखा होगा, पेंसिल सेल 10, 12, 20 रुपए में आता है आपका, कोई उसको खरीद लीजिए। दीवार घड़ी में लगाएंगे तो 5-6 महीने चल पड़ेगा, वॉकमैन में यूज करेंगे तो 4-5 घंटे चल पड़ेगा। अब देखिए आपका जो पेंसिल सेल है या आपकी लैबोरेटरी में जो सेल पड़ा होता था, उसको हम चेक करते थे कि क्या ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो क्या करते थे हम, जो भी हमारा सेल होता था भाई, उसकी जो ऊपर वाली कैप होती थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और इसको क्या करते थे, बल्ब से कनेक्ट कर देते थे। अब आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अगर ये सेल वर्किंग कंडीशन पे होगा तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब यहाँ पे ग्लो कर जाएगा। अगर ये सेल काम नहीं कर रहा होगा, अगर ये खत्म हो गया होगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगी। या कई बार क्या करते हैं, जैसे कई बार हमारे रिमोट में सेल खत्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा दबाते हैं, और दबाने के बाद क्या हो जाता है भाई, वो सेल जो है फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी जो आयन वगैरह दब गए होते हैं वो उनका मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ टाइम के लिए उस सेल को दबाने से वो क्या होता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ठीक है, दबाने के पीछे का लॉजिक क्या है कि कोई भी आयन अगर दब गया होगा तो क्या हो जाएगा, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी दबाने से, और वो वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे दब गए होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़े दिन के लिए आपका जो सेल है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आपका सेल यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्सेस में हो जाए सॉल्यूशन में और रॉड पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, सॉल्यूशन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएंगे, वो गाना गाते जाएंगे, आने नहीं देंगे तुम्हें, जाने नहीं देंगे तुम्हें। तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। तो ये जो सेल है ये 5 या 10 मिनट के बाद काम करना बंद कर देता है। ये जो सेल है ये 5 या 10 मिनट के बाद काम करना बंद कर देता है। तो क्या होता है, अगर आप जो पेंसिल सेल है उसको अगर आपने कभी तोड़ा हो, उसके नीचे एक कैप जैसा होता है, वो जो कैप जैसा होता है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने का काम करता है, वो सॉल्ट ब्रिज होता है। तो ये जो सेल है इसमें भी क्या भाई, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका सॉल्ट ब्रिज के बिना अधूरा होता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसमें किसी भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है सेमी लिक्विड स्टेट। ठीक है, सेमी लिक्विड स्टेट, सेमी लिक्विड स्टेट में या अगर लिक्विड आप बोल सकते हैं। सेमी लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास कैटायन और एनायन है उन दोनों का मूवमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये जो सॉल्ट ब्रिज लिया, ये आपका मान लीजिए हमने ले लिया KCl, इसमें हमने भर दिया KCl, और KCl में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस Cl नेगेटिव। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में एक्सेस में होगा तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, जल्दी से यहाँ पे Cl आयन छोड़ देगा सॉल्यूशन के अंदर।
उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था ये क्या करेगा, जल्दी से यहाँ पे पोटेशियम को छोड़ देगा। तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, दोनों रिएक्ट करके क्या कर देंगे, सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब आपका जो सॉल्यूशन, अब आपका जो सेल है ये काफी लंबे टाइम तक काम करेगा, जब तक इसकी रॉड की कंडीशन ठीक रहेगी और इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हैं वो भी ठीक कंडीशन में रहेगा, तब तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी उसका जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो कंप्लीट हो चुका। तो ये सारी चीजें होती हैं जो भी आप एक सेल देखते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो भी आपने दो स्पीशीज ली है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट कंटेनर में होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in separate container. अच्छा, एक और चीज, यहां से जो जिंक रॉड है स्टार्टिंग में जब यहाँ पे रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जिंक रॉड यहाँ से Zn+2 को लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से लूज कर रहा है। तो इसका मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ जिंक रॉड जो है वो डिक्रीज हो चुका। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Cu+2 रॉड में से इलेक्ट्रॉन को लेके इसके ऊपर कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है। तो इस कॉपर की रॉड का जो वेट है वो क्या हो गया होगा, वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज। इस कॉपर रॉड का वेट क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन से टर्मिनल पे होता है, इसको नाम दिया जाएगा एनोड। ठीक है, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहां पे होता है भाई, कैथोड। तो कैथोड ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैथोड, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड। एक और चीज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट। और अगर फ्लो ऑफ करंट देखें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो फ्लो ऑफ करंट राइट टू लेफ्ट होगा, वो भी लिखना, फ्लो ऑफ करंट वो कहां से कहां हो रहा होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और भी भाई इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इनके नाम के लिए एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, मैंने लोन ले लिया, क्या ले लिया, लोन ले लिया मैंने किसी बैंक से, और एल का मतलब है यहाँ पे लैब, ओ का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड पे, और एन का मतलब है उसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव।
तो इसका क्या क्या नाम हो सकता है? इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ शेल। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ शेल। और क्या बोलेंगे? एनोड हाफ शेल। और क्या बोलेंगे? लेफ्ट हाफ शेल। और क्या बोलेंगे? नेगेटिव हाफ शेल। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ शेल बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ शेल। और अगर इसको एनोड हाफ शेल बोलेंगे तो इसको कैथोड हाफ शेल बोलेंगे। ठीक है। अगर इसको लेफ्ट हाफ शेल बोलेंगे तो इसको राइट हाफ शेल बोलेंगे। अगर इसको नेगेटिव हाफ शेल बोलेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव हाफ शेल। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं इसका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है। और किस तरह का सॉल्ट ब्रिज हमें यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी भाई, सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो लिखेंगे इट इज एन inverted U-shaped tube। U जो है आपके पास इंग्लिश का अल्फाबेट। इट इज एन inverted U-shaped tube which contain an inert electrolyte like KCl, NH4Cl, KNO3, etc. in agar powder और ब्रैकेट में लिख लेंगे सेमी लिक्विड स्टेट। इन अगर पाउडर, ब्रैकेट में लिखेंगे सेमी लिक्विड स्टेट, so that ion can move easily, ठीक है। सेमी लिक्विड स्टेट में ही क्यों होना चाहिए, ताकि आपका जो आयन है वो इजीली मूव कर सके। ठीक है। फंक्शन लिख लेंगे, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये क्या करता है भाई, सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहता है इसकी वजह से। तो क्या करेगा, इसके बिना हमारा सर्किट इनकम्प्लीट होता है। मैंने आपको बोला था अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो हमारा जो सेल है कुछ 5 या 10 मिनट के बाद काम करना बंद कर देता है। तो पहला फंक्शन है इट कंप्लीट द सर्किट by maintaining the flow of electron। It maintain the circuit by maintaining
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो भी आपका सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रल बनाने में हेल्प करता है। जिस भी साइड जो भी चार्ज डेवलप होगा उसके अपोजिट आयन को वहां पे ऐड करना है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था सॉल्यूशन में, तो ये क्या करेगा, एकदम से वहां पे उसका नेगेटिव आयन को ऐड कर देगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट है, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन। इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन। जो आपका लिक्विड जंक्शन होता है उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। Condition of the electrolyte used in the salt bridge. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है आयनिक मोबिलिटी। जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसमें जो दोनों आयन है उनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है, लिखेंगे आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन should be same so that both half cell solution neutralize simultaneously। कैटायन और एनायन का आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि दोनों हाफ सेल सॉल्यूशन एक साथ न्यूट्रल हो। ठीक है, अब आयनिक मोबिलिटी क्या होती है इसके बारे में लिख लेना। व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी, तो लिख लेना इसके बारे में क्या होती है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी में लिखना डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन आयन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन आयन in per unit time under the influence of electric field, having potential difference 1 volt, ठीक है, जो आयन है वो पर यूनिट टाइम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसको बोला जाता है आयनिक मोबिलिटी। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अमंग ऑल कैटायन H+ ion has highest ionic mobility। ये नोट बना के लिख लेना सभी। इसी तरह among all anion
OH negative ion has highest ionic mobility। जितनी भी कैटायन है उनमें H प्लस का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है और एनायन में OH का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। अब एक और चीज, जो भी आप सॉल्ट ब्रिज में जो भी आयन आप यूज कर रहे हैं वो ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करें, ना ही किसी इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। या वो सॉल्यूशन के साथ जो भी इलेक्ट्रोड है किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए आपको। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट of salt bridge should not react with any of half shell electrode or electrolyte। जैसे मान लीजिए अभी जो जिंक वाला सॉल्यूशन था उसमें सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, मतलब Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और सॉल्ट ब्रिज में से उसमें ऐड हो रहा था 2Cl9। तो मान लीजिए दोनों रिएक्ट कर भी जाते हैं तो क्या बनाएंगे ZnCl2 और ये ZnCl2 इज हाईली डिसोसिएटिव, दिस इज हाईली डिसोसिएटिव और ये आपके वही पानी के अंदर है तो ये तो फिर से डिसोसिएट हो जाएंगे Zn+2 + 2Cl-। तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, किसका इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, सिल्वर का, और आपने सॉल्ट ब्रिज अगर यूज कर दिया KCl तो क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो हैलाइड आयन होते हैं इनका सिल्वर के लिए बहुत एफिनिटी होती है, जहां भी सिल्वर इनको दिखता है एकदम से उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AgCl के आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट दिख जाए। तो इन केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड KCl cannot be used as salt bridge because it react with Ag+ ion and give white precipitate of AgCl। तो लिख लेना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट बना लेना इसको, लिख लेना। KCl पोटेशियम क्लोराइड cannot be used as salt bridge in case of silver electrode because it react with KCl and give white precipitate of silver chloride तो मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या कंडीशन होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज की। एक तो जो भी सॉल्ट ब्रिज में आप कैटायन और एनायन ले रहे हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए ताकि दोनों सॉल्यूशन एक साथ न्यूट्रलाइज हो। सेकेंड, जो भी आप सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं उसमें जो भी आयन है वो ना तो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करें ना ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। जैसे अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं और उसमें अगर हम KCl का सॉल्ट ब्रिज ले लें तो सिल्वर और Cl के बीच में रिएक्शन हो जाएगा और AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो इस केस में हम KCl सॉल्ट ब्रिज नहीं लेंगे, यहाँ पे हम KNO3 या कोई और सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे, ठीक है। जब आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज करें, ठीक है। क्लियर है, कॉपी करिए इसको। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको भाई हम कैपिटल ई से डिनोट कर। क्या होता है, अभी हमने देखा, मान लीजिए ये मेरा कोई मेटल का इलेक्ट्रोड है और उसी मेटल का हमने यहाँ पे N+ आयन जो भी है उसी का हमने क्या बना दिया यहाँ पे सॉल्यूशन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये जो मेटल है ये क्या करें, सॉल्यूशन के अंदर M+ आयन को डाल दें और रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कंटिन्यूस होता जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गए और सॉल्यूशन में एक्सेस में क्या हो गया, M+ आयन। तो क्या हो जाएगा, हमारे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, अभी हमने दो केस पढ़े कि जो भी आपका मेटल इलेक्ट्रोड का लॉट था वो क्या करें, सॉल्यूशन में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डाल दें। तो सॉल्यूशन हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और मेटल के अंदर M+ आयन। तो मेटल हो गया आपका या रॉड हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। और ये दो टाइप्स का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, अगर रिडक्शन होगा तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो पहले होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे सभी। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड and electrolytic solution. It is the potential difference between electrode and electrolytic solution. It is of two types. First, oxidation potential. Oxidation potential क्या होगा, if oxidation take place then it is known as oxidation potential. If oxidation take place then it is known as oxidation potential. जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मेटल सॉलिड will change into M+ aqueous with the loss of an electron, मान लीजिए। ठीक है, तो ये बन गया। तो if oxidation take place then it is known as oxidation potential and it is represented by EUX या E metal will change into M+। इस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये सिग्निफिकेंस है। ये छोटी छोटी टर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आगे जाके आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाएगा और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड, रिडक्शन पोटेंशियल।
रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई? इफ reduction take place then it is known as reduction potential. If reduction take place then it is known as reduction potential. ठीक है, and it is represented by ER or E m plus I will change into m. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब भी आपके पास जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इसमें जो चार्ज डेवलप होता है, इनकी वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप्स का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब जब ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जब रिडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and it is denoted by E naught। स्टैंडर्ड मतलब जहां भी आएगा तो नॉट लग जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड है भाई, तो कुछ कंडीशन होगी। तो कंडीशन क्या है? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, तो इस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे the potential difference between the electrode and electrolytic solution, the potential difference between the electrode and electrolytic solution at 25 degree centigrade and 1 atm pressure when the concentration of electrolytic solution is 1 molar. When the concentration of electrolytic solution is 1 molar and it is denoted by E naught. ठीक है, it is of two types। ये भी दो टाइप्स होता है। कौन कौन सा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लिखेंगे SO3 और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम प्यार से बोलेंगे SRP। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब when oxidation take place and स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब when reduction take place, तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे।
and it is denoted by E naught oxidation or E naught metal will be changed into M plus, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E naught R और E naught M plus will change into M। ठीक है, एक और चीज, SOP is always equal and opposite of SRP। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। SOP is always equal and opposite of SRP। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कॉपी करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे अपने पास सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एनी एलिमेंट हैविंग पाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल will easily undergo reduction। जिस भी पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना ही बेटर रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो किसकी तरह काम करता है, दैट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए जिस भी पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका रिडक्शन जल्दी होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है भाई, तो जिस भी एलिमेंट का जितना हाई पॉजिटिव वैल्यू होगा रिडक्शन पोटेंशियल का, वो उतने ही जल्दी रिडक्शन करेगा।
और वो जितने जल्दी रिडक्शन करेगा मतलब उतना ही बढ़िया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते थे? विच ऑक्सीडाइज अदर इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। जैसे मुझे गिवन है F2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है मुझे, F2 विल चेंज इनटू F नेट और दिस इज 2.87 और सेकंड जैसे मुझे गिवन है Ag plus will change into Ag 0.8। तो इन दोनों में which is better ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन भी बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन दोनों में? अगर इसमें देखें और इसमें, इसके भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मुझे गिवन है। अब ये कौन सी वैल्यू गिवन है यही आपको देखना है। तो ये 0 से माइनस में जा रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये भी +1 से 0 में जा रहा है तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। जिस भी एलिमेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा इजीली होगा और उतना ही बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो दिस F2 is better oxidizing agent। F2 is better oxidizing। F2 आपका बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ठीक है। F2 is better oxidizing agent। सेकंड any element having higher positive value of oxidation potential any element having higher positive value of oxidation potential will easily undergo oxidation। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मेरे पास Zn solid will change into Zn plus 2 aqueous with the loss of 2 electron। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है आपको -0.40 और सेकंड है आपके पास, सेकंड है भाई आपके पास जैसे मान लीजिए Cu plus 2 will change into या Cu will change into Cu plus 2 इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है आपको दिस इज 0.36 एंड दिस इज -0.40। ऊपर वाला कितना है ये 0.36 तो ये आपके पास -0.36 और ये आपके पास 0.40। तो विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? तो इन दोनों में से कौन भी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा? देखिए दोनों, एक आपके पास जिंक है, दूसरा आपके पास कॉपर है। तो बताइए मुझे कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन दोनों? जिसकी ये आपको कौन सा पोटेंशियल गिवन है? 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी 0 से +2 में जा रहा है तो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे देखिए जिस भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन उतना बढ़िया होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद उनका ऑक्सीडेशन होता है। और लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है
ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, 0 के पास है, तो ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिख लीजिए जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब एक और ट्रिक्स बता रहा हूं मैं सबको। इफ SRP इज हाई, अगर SRP की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ऑक्सीडेशन नेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर SOP की वैल्यू इंक्रीज करेगी या हाई होगी तो उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा बढ़ेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा सभी। ठीक है, अगर SRP की वैल्यू हाई होगी तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, अगर SOP की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे सभी। जैसे तो ये एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। मुझे एलिमेंट गिवन है I2 Br2 Cl2 and F2 और आपको इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। दिस इज 0.35, 0.45, 1.2 and this is 3.8। आपसे बोल रहा है कि अरेंज दिस एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। Arrange these compound, these element in increasing order of oxidizing agent। कौन सबसे बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो आपको अरेंज करना है इनको। तो बताइए भाई जल्दी से। एलिमेंट कौन कौन से गिवन है आपको? एलिमेंट गिवन है आपको I2 Br2 Cl2 F2। ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.35, 0.45, 1.2, 3.8। तो विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, आपको इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करो जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, कैंसिल होगा इसका। विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब में अगर आप देखें तो अभी जिसके लिए भी रिड्यूसिंग, देखो जिसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी तो उतना ही बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो किसके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है? F2 के लिए। तो इसका मतलब F2 सबसे बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है।
ये पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे हम लोग, तो ध्यान रखें इसको, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, क्लियर है। तो नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है भाई अपने पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या होता है भाई ईएमएफ, कोई बता सकता है मुझे? अभी ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड का जब आपका सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode when the cell is not working। ठीक है, when the cell is not working, और it is the voltage which is responsible for motion of electron in external circuit। ठीक है, और it is the maximum voltage which a cell can supply। ये वो मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो एक सेल सप्लाई कर सकता है। ठीक है, देखिए मैंने 3 अलग अलग से डेफिनेशन बताया इसका कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल इज नॉट वर्किंग। ये तब का वोल्टेज होता है जब आपका सेल वर्किंग नहीं होता, या इट इज द वोल्टेज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सर्किट। जो आपका एक्सटर्नल सर्किट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है, उसके लिए आपका ईएमएफ रिस्पांसिबल है। और ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो एक सेल सप्लाई कर सकता है। जैसे आप कोई एक सेल लाते हैं अभी, तो उसके ऊपर वोल्टेज लिखी होती है 1.11 वोल्ट। तो ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपका वो सेल सप्लाई कर सकता है। ठीक है, और अगर हम इसको समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है, ये आपका कैथोड, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड, वोल्टेज ऑफ कैथोड, वोल्टेज ऑफ एनोड, और ये जो BC माइनस BA। देखो यहाँ पे आपका सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है कि यहाँ पे प्रेस नहीं है, मतलब आपका सर्किट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे जो इन वोल्टेज का डिफरेंस होगा इसको बोला जाएगा ईएमएफ। अभी आपका सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है,
इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड का, ये वोल्टेज है दोनों की, और मैंने क्या करा की को प्रेस कर दिया, तो अब हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इन वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा VC माइनस VA, इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपका सेल काम नहीं कर रहा होता है तब इसको बोला जाता है EMF, जब ये काम कर रहा है तब इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ ए सेल, किसी सेल का EMF कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ ए सेल। तो EMF ऑफ ए सेल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई EMF ऑफ ए सेल, बताओ। किसी भी सेल का EMF जो फाइंड आउट किया जाता है वो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो कैथोड पे है माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो एनोड पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू एट एनोड, तो उससे हम किसी भी सेल का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी है भाई, यूज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। कौन सी वैल्यू यूज करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करनी है। इसी तरह स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल, तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है E नॉट सेल, और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, E नॉट सेल is equal to standard electrode potential at anode minus standard electrode potential at cathode minus standard electrode potential at anode। और कौन सी वैल्यू यूज करनी है यहाँ पे, ऑलवेज जब भी प्रॉब्लम आप यूज करते हैं सॉल्व करेंगे तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यूज की जाएगी। तो ऑलवेज यूज SR3 में। ठीक है, क्लियर है। एक भी लास्ट है, इसमें 2 लाइन का टॉपिक है, ई सेल एंड स्पॉन्टेनिटी। ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ई सेल एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, वैसे भी आप लोग ऐसे लिखते हैं। अभी इसको हमने इसमें भी पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पहले तो आपको पता होगा थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, पढ़ी है भाई सबने। चेंज इन गिव्स की एनर्जी होती है माइनस NF ई सेल। N है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, F इज फैराडे कांस्टेंट, और ई सेल मतलब EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारा रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा। तो फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन for a spontaneous reaction delta G is less than 0। यही होता है कि delta G is less than 0।
अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो माइनस एन एफ ई सेल इज ऑल्सो लेस देन 0, दैट इज ई सेल इज ग्रेटर देन। तो किसी भी सेल का स्पॉन्टेनियसली जो कंडीशन है डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए और ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें से आपको ग्रुप में भी क्वेश्चन डाले थे। तो फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिस ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से इसको ध्यान रखेंगे बार बार, अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या हो जाएगा भी, डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा भी, बोलो डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब यहां से देखिए माइनस एन एफ ई सेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, और दैट इज ई सेल इज लेस देन 0। ई सेल क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो जब भी मैं इसी रिएक्शन में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ई सेल अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ये लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ई सेल इज लेस देन 0, कब होगा लेस देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरह थर्ड केस है मेरे पास, इफ डेल्टा जी इक्वल टू 0, जब आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बोलो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ई सेल की वैल्यू 0 होने का मतलब रिएक्शन will be at equilibrium। बार बार इक्विलिब्रियम यूज होगा। मैंने एक और चीज बताई थी, at equilibrium delta G equal to 0, what change in standard Gibbs free energy, that is delta G naught not equal to 0। ये पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन भाई ये स्टैंडर्ड है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये सारी कंडीशन जो भी आज हमने बेसिक टर्म पढ़े